फ्रेंड्स, मैंने ये वर्ब को समाप्त किया। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। उस ऑब्जेक्ट की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है, लेकिन एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, वह है एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी। यही मिल करके ये सेंटेंस हो जाता है। एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी, ये 4 टर्म है, ये 4 वर्ड है। ये चारों को समझना जरूरी है और हमारा सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो सेंटेंस की रचना करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो टेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस हमको बनाने आ जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस बनाने के पहले, टेंस पढ़ने के पहले इस 4 टर्म को जानना बहुत जरूरी है। एस भी ओ सी, ये 4 को हम जान जाएंगे तो सेंटेंस हम बना सकते हैं आसानी से, और ये हमको टेंस पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। टेंस हमारा सारा काम हल कर देगा। तो इसलिए 1 नंबर 2 नंबर हो गया है, तो 3 नंबर जो ऑब्जेक्ट है उसकी चर्चा करना जरूरी है। और ज़्यादा ऑब्जेक्ट की पहचान तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, ये मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जो क्रिया के तुरंत बाद रहता है, क्रिया के एकदम बगल में रहता है। नाउन या प्रोनाउन वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट 5 प्रकार के होते हैं। पांचों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर हमने रखा है वह है रिटेंड ऑब्जेक्ट। रिटेंड का मतलब होता है ज्यों का त्यों, छोड़ा हुआ, ज्यों का त्यों छोड़ा हुआ। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज्यों का त्यों रहे, जो छूट जाए, जो छोड़ा हुआ रहे, ज्यों का त्यों रहे, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो, उसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं रिटेंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक मेरा ये सेंटेंस है, द टीचर टीचेज मी इंग्लिश। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में आप पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ने के पहले हम वॉइस पढ़ाते हैं, टेंस के बाद हम वॉइस पढ़ाते हैं। तो जो वॉइस पढ़ाते हैं उस वॉइस में क्या है कि वॉइस में होता है क्या कि सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव, उसको बनाना पड़ता है पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, मेन वही सीखना रहता है। और बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल चीज़ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको ला दीजिए यहाँ पर, इसको ला दीजिए यहाँ पर, हो गया, ये हमारा वॉइस हो गया। सब्जेक्ट को बना दीजिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट, वॉइस हो गया। तो यहाँ पर द टीचर टीचेज मी इंग्लिश, ये 2 ऑब्जेक्ट हमने डाला इसमें, चूंकि बिना 2 ऑब्जेक्ट का ये संभव नहीं है। तो इसका हम वॉइस बनाते हैं। वॉइस जो बनाए, तो आई एम टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। इसमें हमने क्या किया कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ला दिया, आई कर दिया, स्पेलिंग बदल गया, पोजीशन बदल गया। लेकिन ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ये क्या हुआ, ये इंग्लिश, यहाँ देखिए इंग्लिश यहाँ रह गया, ये वर्ब के बाद है, यहाँ भी देखिए वर्ब के बाद है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ब के बाद, दोनों स्थिति में क्या है, वर्ब के बाद ही है। ऊपर भी वर्ब के बाद, यहाँ भी देखिए वर्ब के बाद, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जिसका एक ऑब्जेक्ट और है वह है मी, इसका क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हुआ। मी से क्या देखिए यहाँ पर आई हो गया, ये पहले ऑब्जेक्ट था, अब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें तो परिवर्तन हुआ, लेकिन इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह ज्यों का त्यों रह गया। इसलिए मी, यहाँ पर इंग्लिश को क्या कहेंगे हम, रिटेंड ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पर इंग्लिश हो गया हमारा रिटेंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ज्यों का त्यों रह गया। ज्यों का त्यों का मतलब कि वर्ब के बाद में पहले भी था और अभी भी वर्ब के बाद ही में है, तो कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रह गया, इसलिए यह रिटेंड ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है, ये इंग्लिश को यहाँ पर लाया गया, ये बन गया है। तो हमने इसको लिखा यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रह जाता है वो रिटेंड ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, प्रथम जो पैसिव बनाया है, प्रथम पैसिव में इंग्लिश और दूसरे पैसिव में मी, ये क्या है, रिटेंड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश है, अब दूसरा जो इसका पैसिव बना है, दो पैसिव बना है, तो दूसरा जो पैसिव बना इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर ये इंग्लिश जो 2 नंबर पर है, ये देखिए यहाँ पर चला आया, इसका स्थान परिवर्तन हो गया, माने पहले ऑब्जेक्ट था अब बन गया सब्जेक्ट, तो परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जो मी है हमारा, ये मी टॉट के बाद है, टीच के बाद है, ज्यों का त्यों है, नहीं बदला, न स्पेलिंग बदला, न स्थान बदला, इसलिए ज्यों का त्यों रह गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, रिटेंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हो गया इंग्लिश रिटेंड ऑब्जेक्ट और वाक्य 2 में हो गया मी रिटेंड ऑब्जेक्ट। तो यही ऑब्जेक्ट जो ज्यों का त्यों रह जाता है उसी को हम कहते हैं रिटेंड ऑब्जेक्ट। अब आते हैं 2 नंबर। डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर के चलती है, बिना 2 ऑब्जेक्ट का वह क्रिया संभव ही नहीं है। एग्जाम्पल हम बताते हैं, देना क्रिया है, देना, गिव। तो अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो एक तो कोई आपके पास सामान होना चाहिए जो दीजिएगा, तो एक सामान की आवश्यकता होगी, और सामान क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि कोई लेने वाला होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं, नहीं तो देना क्रिया संभव नहीं है, देना क्रिया संभव ही नहीं है कि जबकि कोई लेने वाला नहीं हो। तो लेने वाला कोई आदमी होगा, तो वह क्या हो गया, वह क्या हो गया, वह प्रोनाउन हो गया या वह नाउन हो गया, तो वहाँ ये भी चाहिए। तो कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसको 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें देना है, लेना है। लेने के लिए कोई देने वाला होना चाहिए और कोई सामान होना चाहिए, तब लेना क्रिया संभव है। पढ़ाना क्रिया है, टीच, तो टीच क्रिया तभी संभव है जबकि आपके पास कोई सब्जेक्ट हो, आप पढ़ाएंगे, और दूसरा कि कोई स्टूडेंट हो तब आप पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने की भी 2 की आवश्यकता है। तो इस तरह से कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसको 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं, द टीचर टीचेज मी इंग्लिश, द टीचर टीचेज मी इंग्लिश। यहाँ पर ये टीच जो है, ये शब्द क्या है, वर्ब है, वर्ब में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। अब ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी माने मुझे, मुझको, को, कर्ता ने कर्म को आ गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। और एक है हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मेरा 2 ऑब्जेक्ट हुआ, एक हुआ मी और दूसरा हुआ इंग्लिश, 2 ऑब्जेक्ट मेरे पास है। अब इसमें ये 2 ऑब्जेक्ट है, इस आप देखिए, ये है
सजीव, लिविंग, ये है निर्जीव, नॉन लिविंग। तो जो निर्जीव होता है, जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो निर्जीव होगा उसको कहेंगे डायरेक्ट, जो सजीव होगा उसको कहेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अब देखिए, सामान्य रूप से सेंटेंस आप लिखेंगे तो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन आप इसको उलट करके भी लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा है। वह क्या परिवर्तन हुआ है? ये देखिए, मी के पहले टू आ गया, यहाँ पर मी के पहले टू नहीं था, तो स्थान परिवर्तन किए ना, स्थान परिवर्तन किए तो ये परिवर्तन करना पड़ा। ये परिवर्तन करना पड़ा कि इनडायरेक्ट के पहले हमको टू लगाना पड़ा। ये टू लग गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये टू लग गया। ये ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, दो तरीका है लिखने का। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। मोहन गेव यू ए पेन। मोहन ने आपको एक कलम दिया। अब यहाँ पर ये गिव क्या है? वर्ब है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा दो दो ऑब्जेक्ट है, एक यू और दूसरा पेन। अब इसमें यू क्या है? सजीव है, लिविंग है, और ये पेन क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो ये पेन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। और यू क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। यू हो गया इनडायरेक्ट, ये पेन हो गया डायरेक्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को परिभाषित कर सकते हैं, उसको हम लिखते हैं।
एक सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव को कहेंगे इनडायरेक्ट और निर्जीव को कहेंगे डायरेक्ट। अक्सर ये देखिए पहले आया लेकिन बाद में भी आ सकता है, तो बाद में आने पर क्या करेंगे, उसको टू का उससे प्रयोग कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी 2 ऑब्जेक्ट बचा। ये 2 ऑब्जेक्ट जो है मैं आपको दूसरे वीडियो में डालता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।